बच्चों, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में और उम्मीद है आप सीटेट 2026 प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। बिकॉज आई नो फॉर श्योर कि आपको सीटेट में 120 प्लस स्कोर करना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पियाजे's थ्योरी। पियाजे ने जो हमें थ्योरी दी है, पियाजे ने जो बताया है, दैट इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारे संज्ञान का विकास कैसे हो रहा है, पियाजे ने इस बारे में बहुत तरीके से हमें बताया है, बहुत चीजें सिखाई समझाई और आज तक वो यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पियाजे हैं कौन। तो पियाजे, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो बाल विकास है उसके क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर भी बोला जाता है। ही इज अ वेरी अक्लेम्ड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और इन्होंने जिस टाइम फ्रेम की ये बात हो रही है सारी की सारी, इस टाइम फ्रेम में सारे जने जितने भी थे बिहेवियरिस्ट वाले थे, वो जानवरों को स्टडी करते थे। तो इन्होंने जानवरों को स्टडी ना करके इन्होंने अपने बच्चों को स्टडी किया। इनके 4 बच्चे थे, इनको उन्होंने उनको स्टडी किया और उनकी आदतों को, उनकी सारी चीज़ों को देखा, समझा और उसी तरीके से यहाँ पे डेवलप किया। ठीक है? तो ही डिडंट स्टडीड एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स, रादर हिज ओन चाइल्ड, और वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। दैट इज वाई इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। तो अब देखो इन्होंने क्या क्या समझाया। अकॉर्डिंग टू पियाजे, देर इज अ कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कई सारे कॉजेज हैं, जिसमें सबसे पहला कॉज है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी एज। अकॉर्डिंग टू एज हमारी बुद्धि का विकास होता है। और उनका ये कहना था कि हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही हमारे बुद्धि का विकास होता है। तो उनको इनेटिस्ट भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज उनका ये कहना है कि भैया बुद्धि का विकास आपका सीधे सीधे डायरेक्ट रिलेशन है आपकी उम्र से। फिर उन्होंने सोशल एक्सपीरियंसेस को भी महत्व दिया। इन्होंने ये बोला कि सामाजिक अनुभव भी जरूरी है। अब देखो यहीं पे बहुत बड़ा फर्क है वाइगॉट्स्की और पियाजे में। पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, सोशल एक्सपीरियंसेस को बाद में रखा। और जो वाइगॉट्स्की, उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को पहले रखा और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को बाद में रखा। और इन्होंने ये भी बताया कि देयर इज अ इंटरैक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड। जो भौतिक दुनिया है, हमारे आसपास की गतिविधि हो रही है और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो जो हमारा इंटरैक्शन रहता है एक टू द फिजिकल वर्ल्ड, वो भी हमारी संज्ञान का विकास बहुत ही तेजी से करता है। ठीक है? तो इन्होंने पूरे के पूरे प्रोसेस को कई सारे लेवल पे डिस्क्राइब किया, डिवाइड कर दिया। सॉरी, जैसे कि इन्होंने बोला कि एक कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है वो हर बारी डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाता है। अब देखो वर्ड यहाँ पे डिस इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। तो जब भी तुम किसी कंफ्यूजन के स्टेट में हो, तो और जब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो दिस इज डिस इक्विलिब्रियम। जब तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही हैं उसको डिस इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जब तुम समझ जा रहे हो उसको उसको हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अब जैसे मान लो कि तुमने ऐसा बोला कि मुझे पियाजे नहीं समझ आ रहा है, पर इस वीडियो लेक्चर के बाद अगर तुम्हें समझ आ रहा है, तो इस वीडियो लेक्चर से पहले तुम डिस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थे और इस वीडियो लेक्चर के बाद अब तुम इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगे। और जो प्रोसेस के थ्रू ये हुआ होगा, डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का कंट्रीब्यूशन, ये कहलाएगा इक्विलिब्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन। ठीक है? संतुलन के रूप में माना जाता है। और ये इक्विलिब्रेशन बहुत ही वाइड प्रोसेस है और ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि देखो ना, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर दिन हम समझ रहे होते हैं। हमारा जो इक्विलिब्रेशन, सॉरी, जो हमारी कंफ्यूजन है, वो हर दिन कुछ ना कुछ होते रहती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के होते रहती है। ठीक है? डू नॉट टेक इट एज इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम एज कि नॉलेज जो हमारी है, जो हमारा बुकिश नॉलेज है, हम यहाँ पे सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। हर एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज हर जगह हम कंफ्यूज होते हैं। तुम सब्जी बनाने से लेकर के सॉक्स कैसे सुखाते हैं, वहां तक भी कंफ्यूज हो सकते हैं, और वहां पे भी तुम्हारी लर्निंग हो सकती है, वहां पे भी तुम्हारे संज्ञान का विकास हो सकता है। तो दिस इज व्हाट ऑनगोइंग प्रोसेस, बहुत ही वाइड और ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसको कि हम 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा एडेप्टेशन और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसको थोड़ा सा तरीके से समझते हैं, और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो आपको पियाजे को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखो जी, सबसे पहले है डिसइक्विलिब्रियम। कोई कंफ्यूजन की स्टेट है, वहां से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंचे जब हमें समझ आ गया है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इक्विलिब्रेशन।
ठीक है, इक्विलिब्रेशन दो तरीके से हो रहा है, एक एडेप्टेशन है और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। और एडेप्टेशन भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसके भी दो सब पार्ट है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। और इन सब में एक बड़ा ही खास चीज है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है सबसे, वो है स्कीमा, जिसको कहते हैं मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। इफ आई टोल्ड यू एप्पल, ठीक है, इमेजिन करो एप्पल, तो कोई सेव को इमेजिन करेगा और कोई एप्पल सीरीज जो आईफोन है, आईपैड है, मैक है, इन सबको इमेजिन करेगा। दिस इज व्हाट मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में आता है। या फिर अगर मैं ये कहूँ तुम्हें मॉस्क, या फिर मैं तुम्हें कहूँ पौधे, या फ्लावर्स कहूँ, या टेम्पल कहूँ, या फिर गेम बोलूं, लेट से कैंडी क्रश बोलूं, तो तुम्हारे दिमाग में कई सारे इमेजेस वर्ड्स के साथ साथ बनते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ दैट नॉलेज, कि तुम्हारे दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर फीड है वो पहले से। अगर बेडशीट बोलूं तो, लैपटॉप बोलूं तो, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर फिक्स है ना, उस स्ट्रक्चर को हम स्कीमा बोलते हैं। राइट। अब देखो, अब ये जो स्कीमा है वो दो तरीके से हमारे तरफ बढ़ता है, या हम स्कीमा की तरफ बढ़ते हैं, एज इन मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। एक हमारा एसिमिलेशन है कि कोई नया इंफॉर्मेशन हम जोड़ रहे हैं ओल्ड स्कीमा में। पहले से हमें पता है टमाटर कैसे काटते हैं, वो हमें मालूम है। सब्जी में डालने के लिए हम टमाटर चॉप कर सकते हैं, फाइनली चॉप कर सकते हैं, ऐसे वैसे कर सकते हैं। ठीक है। और हम ये भी तो कर सकते हैं कि फाइनली चॉप करने की जगह हम क्या कर सकते हैं कि टमाटरों को ग्रेट कर सकते हैं। तो ग्रेट करना, पुराने स्कीमा को ही उसमें नया चीज आपने ऐड कर दिया कि भाई टमाटरों को हम ग्रेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम गाजर घसते हैं, वैसे ही गाजर की तरीके से टमाटरों को भी घस सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जब घिस देंगे हम तो तेजी से पक जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हम सोच सकते हैं। राइट। तो हमने पुराना स्कीमा कि टमाटर काट के सब्जी में डालना है, उसमें नया इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। वो हो गया हमारा एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या होगा कि हम पुराने स्कीमा को, पुराना जो चीज हम जान रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करें, और जब चेंज करने से भी बात ना बने तो हम एक नया स्कीमा बना लें। ठीक है। जैसे कि जिंजर के जूलियंस होते हैं, और अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस फूड साइंस व्लॉग और समथिंग, जहाँ पे कि देवर टॉकिंग अबाउट कि लहसुन और अदरक को हम कैसे डालेंगे तो उसका टेस्ट मैक्सिमाइज होगा। तो हम पहले क्या करते थे कि लहसुन हम कूट रहे हैं और या सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, फिर उसी में हम अदरक भी कूट पीस देते थे, यही काम कर रहे होते थे। पर उन्होंने क्या बताया कि लहसुन एक अलग प्रकृति का मसाला है और अदरक एक अलग प्रकृति का मसाला है। अदरक रेशेदार होता है, लहसुन में रेशे नहीं होते हैं। तो हम उसको अलग अलग तरीके से पकाते हैं, और अलग अलग उनमें अगर टाइम डिफरेंस हम रख दे तो उसका स्वाद जो है इनहेंस हो जाता है, कौन सी टाइम पे डालते हैं, ऐसे करके। तो जो पुराना स्ट्रक्चर था मेरा खाना बनाने का, और अब जो खाना बनाने का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो मैंने क्या करा है कि मॉडिफाई किया ओल्ड स्कीमा कि ठीक है, अगली बार से जब मैं खाना बनाऊंगी तो उसमें लहसुन और अदरक को दोनों को अलग अलग टाइम पे डालूंगी। और नया स्कीमा क्या बना कि नए स्कीमा में मेरा ये निर्माण हुआ कि लहसुन और अदरक दोनों अलग प्रकृति के मसाले हैं, तो उनको अलग तरीके से हमें ट्रीट करने की जरूरत है। तो ओल्ड स्कीमा भी सुधर गया, नया स्कीमा भी पैरेलली बन गया। इसी तरीके से हर एक जगह पे ये चीज, सेम चीज हर एक जगह पे होती है। और जब बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज हमारे पास बनते आते हैं तब हम करते हैं कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइजेशन। खाना बनाने की एक कैटेगरी है, एक कपड़े धोने की कैटेगरी हो सकती है, एक काम करने की कैटेगरी हो सकती है, एक मीटिंग ज्वाइन करने की कैटेगरी हो सकती है। कि अगर मेरी एक मीटिंग 10 बजे है, एक मीटिंग मेरी 11 बजे है, तो इन दोनों के बीच में, या लेट से 11:30 बजे है, तो इन दोनों के बीच में मुझे एक सर्टेन टास्क है वो निपटा लेना है। रोज दिन की ये मीटिंग है, मैं कैसे अटेंड करूंगी, तो इसके बीच में एक सर्टेन टास्क है वो निपटा लेना है कि 10 बजे वाली मीटिंग जो है वो 10:30 में खत्म हो जाती है और 11:30 में शुरू हो रही है एक और मीटिंग। तो ये 10:30, अगर कभी भी 10:45 तक भी जाता है तब भी आई हैव स्पेस प्रॉपर कि जब मैं जाके नहा के ब्रश करके और तरीके से वापस से बंटन करके 11:30 की मीटिंग में बैठ सकती हूँ। राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं कि कैसे कैसे काम को करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ये सारी चीजों को हम समझते रहते हैं और अपने दिमाग में अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट करते रहते हैं। ऑल राइट। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नहीं समझ आई है तो आप डेली बाइट्स का आरंभ सीरीज जरूर फॉलो करना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कई सारे स्टेजेस हैं, जिसमें कि 4 स्टेज पियाजे ने हमें बताया। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से 2 साल की अवस्था तक संवेदिक पेशीय अवस्था बोलते हैं। देन वी हैव प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशंस 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 और 11 साल के जितने भी ऊपर वाले ये हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा ये ध्यान रखना ये 2 ये 7 ये 11 या 12 जो लिखा हुआ है बियॉन्ड, ये एग्जैक्टली ये नहीं है। हो सकता है कहीं पे आपको 3 मिले, कहीं पे यहाँ पे 8 मिले, यहाँ पे 12 मिले, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। या हो सकता है ये 2.5 मिले, तो इस पॉसिबिलिटी का भी ध्यान रखना कि एकदम एग्जैक्टली एज बैरियर ऐसे नहीं करके दिया हुआ कि हाँ जी इसके बाहर आप जा ही नहीं सकते हैं। जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा है क्या है सारी चीजें। ऑलराइट, तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर लाइक दैट। एक एक करके सारी स्टेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है देयर इज सेंसेस, संवेदी, कुछ ना कुछ संवेदना के बारे में बात कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने रिफ्लेक्सेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी सजगता पे काम कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे इनका रिफ्लेक्स जैसे जैसे ये उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं उनका रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी उंगली में कोई उंगली फंसा दे तो वो अपने आप उंगली अपनी चारों तरफ लपेट लेते हैं। आपकी उंगली के चारों तरफ वो अपनी छोटी छोटी उंगलियां लपेट लेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्स है उनका पकड़ने वाला, ठीक है। उसी प्रकार मुंह चलाने का रिफ्लेक्स है छोटे बच्चों का। तो वो सारे रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे बच्चों के खत्म होते जाते हैं। बच्चे अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों के द्वारा, मोटर क्षमताओं के द्वारा चीजों को सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। और इसी में फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ वो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। हर चीज को टच करके देखना, भाग भाग के उसके रंग को समझना, उसके रूप को समझना, ये सारी चीजें बच्चे कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ये छोटा बच्चा जो है ये आपके एक्सप्रेशंस को समझ सकता है, आपकी भाषा को नहीं, क्योंकि बच्चों में अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ बिल्कुल भी नहीं है। इनका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार विकसित हुआ पड़ा रहता है इनमें, कि एक तरफ ये देखेंगे और उसी तरफ ये मूव कर जाएंगे। राइट, फिर डिफर्ड इमिटेशंस हैं, मेमोरी के ट्रेसेस हैं, नकल करते हैं, ये इमिटेट करते हैं। तो जैसे ये नकल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, नकल करने का मतलब है भैया कि अब इनमें बुद्धि का जो निर्माण है वो हो रहा है, वो नकल कर रहे हैं। बुद्धि यानी याद रखने की प्रक्रिया इनमें आ रही है, तभी तो नकल कर पा रहे हैं, कुछ तो याद है। राइट, फिर है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपको ये दोनों चीजें बहुत ही बोल्ड में दिख रही होंगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस और डिफर्ड इमिटेशन, क्योंकि इस पूरे स्टेज का ये हाईलाइटिंग पॉइंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि बच्चों के सामने अगर कोई चीज है तो वो प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उनके आंखों के सामने नहीं है तो वो भूल गए हैं, उनके हिसाब से एग्जिस्ट कर रही होगी पर वो नहीं है कुछ ऐसा हिसाब किताब है। ठीक है, कि आंख के सामने अगर है कोई चीज तो वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर आंख के सामने नहीं है तो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली टच करके जब चीजों को सीखते हैं, जो आंख के सामने रहे खिलौने या इंसान, तो वो उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो आंख के सामने नहीं है तो वो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इट इज लाइक दैट, ठीक है। अब देखो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल की उम्र में आती है, जिसको कि अर्ली चाइल्डहुड भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रारंभिक बचपन भी कह रहे हैं। ट्रांसड्यूटिव रीजनिंग बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा करने लगते हैं, इलॉजिकल रीजन देने लगते हैं, क्योंकि अब उनको बोलना आ गया है। राइट, तो अब वो बोलेंगे, तो अब वो बोलेंगे तो कभी कभी वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिटरली वो बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा वाला होता है। एनिमिज्म, हर चीज में इनको जीवन नजर आने लगता है, हर एक चीज में जीवन नजर आने लगता है। एज इन की टेबल ने मुझे मारा, मेरी गुड़िया को भूख लगी है, देखो कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, ये इस तरीके की चीजें जो है वो बोलने लगते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे समझ आती है, दे थिंक्स दे हैव डन वंस दे कांट डू इट अनदर वे। एज इन की वो घर से स्कूल चले गए, पर घर से स्कूल वो अकेले जा सकते, पर स्कूल से घर आने में उनको लगेगा कि अरे भाई हमें तो रास्ता ही नहीं पता है। तो 8 into 2 वो कर देंगे, 8 2 जा 16 उनको समझ में आ जाएगा। पर 2 8 जा उनको 16 है, ये सेम चीज ये नहीं समझ में आएगा। बच्चे उसको, इरिवर्सिबिलिटी अभी इनमें पैदा नहीं हुई है, ये चीज वो सीख नहीं पाते हैं, अभी वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। ईगोसेंट्रिसिज्म वहां पे डेवलप हो रहा होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म कहने का मतलब है कि खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, कि मैं, मेरा टॉय, मेरे कपड़े, मेरी मम्मा, ऐसी तरीके की चीजें बच्चे बहुत ज्यादा करने लगते हैं। देन दे हैव सेंट्रेशन, कंजर्वेशन, एक बार में एक ही चीज पे ध्यान दे सकते हैं, दूसरी तीसरी चीज उनके समझ नहीं आनी, कि आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, ये सारी चीजें उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है।
उनके अकॉर्डिंग कि अगर वो टीवी देख रहे हैं तो वो सिर्फ टीवी ही देख सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग अगर वो खाना खा रहे हैं तो फिर वो खाना ही खा सकते हैं। वो दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा वाला सीन रहता है। तो दिस इज व्हाट सेंट्रेशन इज। ठीक है। देन वी हैव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि एज लिमिटेशन जो है हमारी वो रहती है 7 से 11 साल की। और 7 से 11 साल कहने का तात्पर्य है कि बच्चा अब मिडिल टू लेट चाइल्डहुड में प्रवेश कर गया है। ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की शुरू हो जाती है, बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। और रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, उलटने पुलटने का जो योग्यता है वो बढ़ रहा है। मतलब 8 into 2 2 into 8 जो पहले नहीं कर पा रहा था अब वो बच्चा कर पा रहा है। ये सारी चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, इफेक्ट और कॉजेज दोनों तरीके की चीजें जो हैं वो प्रभाव और कारण दोनों समझ में आने लगा है उनको। तो अब देखना बच्चा जो है 7 से 11 साल का 6 क्लास 7वीं क्लास में 5वीं 6ठी क्लास में बेसिकली 5 6 क्लास में रहता है जनरली बच्चा जो 11 साल का होता है। तो अब उनको व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड इफेक्ट। तो ये कॉजेज और इफेक्ट उनको समझ में आने लगता है, क्लासिफिकेशन समझ में आने लगता है कि किसी भी चीज का वर्गीकरण हम कैसे कर रहे हैं। और डिसेंट्रेशन, अब देखो यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो गया है। पहले क्या था, सेंट्रेशन था, बच्चा एक बार में एक ही चीज कर पा रहा था। अब यहाँ पे वो एक साथ कई सारी चीजें कर पा रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ साथ में लिख भी रही हूँ, और मेरे हाथ के भी एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या डिसेंट्रेशन है, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर रही हूँ। ठीक है। देन वी हैव सीरेशन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वो क्रम समझ में आ रहा है कि बड़े से छोटा छोटे से बड़ा बच्चे को एकदम क्लियर हो चुका है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग और ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। देन वी हैव इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना करने का भाव बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है। तो देखना 6 क्लास में पहली बार बच्चों को एलजेब्रा एक्सप्लेन किया जाता है, जहां पे कि बच्चों को 2a 5c² इस तरीके की चीजों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पे कि बच्चा इमेजिन करके काम कर पाए। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं स्टेज 3 पे। देन वी हैव एबल टू इस्टेब्लिश रिलेशन। बच्चे अब रिलेशन भी समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। ये सारी चीजें हो पा रही हैं। दे आर एबल टू establish different type of relations also. Then we have लाइक दिस। ये देखो, बच्चों को अगर पहले छोटा बच्चा रहेगा, ये सवाल बहुत ही प्रचलित है, छोटा बच्चा रहेगा तो वो क्या करता है ना कि अगर उसको टीचर ने 5 मार्बल दिए, 5 मार्बल से उसको ऐसे बना के दे दिया, सर्कल बना दिया, तो बच्चा फिर से गिनेगा। उसी 5 मार्बल से स्क्वायर बना दिया तो बच्चा फिर गिनेगा। और 5 मार्बल से ट्रायंगल बना दिया तो बच्चा फिर गिनेगा कि ये 5 है कि नहीं, क्योंकि हर बार शेप बदल रहा है। तो शेप बदल रहा है तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि वहां पे सेम चीज है और सेम चीज ही काम कर रही है। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन है, लाइक वॉल्यूम, नंबर, मैटर एंड लेंथ। ये सारी चीजें बच्चे को क्लियर नहीं होती हैं। पहला छोटा बच्चा जो रहता है वो क्या करता है, अगर उसको ये चीज दे दिया जाएगा, सेम नंबर अमाउंट ऑफ जूस अगर ग्लास में रखा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ जूस जो है पतले से किसी ग्लास में रखा हुआ है, तो वो बच्चा इसको चुनेगा, उसको लगेगा कि ये ज्यादा है। ठीक है। तो ये इसको चुन लेगा, ये समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें वॉल्यूम, इसमें चौड़ाई ज्यादा है तो वो कम हमें नजर आ रहा है, इसमें चौड़ाई कम है तो ये हमें वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है। तो बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आता। नंबर का एग्जाम्पल दिया मैंने, नंबर और वॉल्यूम से तो सबसे ज्यादा सीटेट में सवाल आता है कि एक बच्चे का नाम दे देगा, उसको बार बार किया जा रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर का हिसाब किताब हमें बताती हैं। ठीक है। फिर है हमारा चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो यहाँ पे पीछे में भी इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्लास 9th में डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कि बच्चा अब कॉन्क्रीट से ऊपर उठ चुका है, अब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है। वो चीजें इमेजिन कर सकता है, और अब हाईएस्ट लेवल ऑफ जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अब पहुंच चुका है बच्चा। उनका कहना था पियाजे का कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने फॉर्मल ऑपरेशंस करते रहते हैं एंड दे बिकम कंप्लीट साइंटिस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो जाती है, बच्चा एब्स्ट्रैक्टली अब तरीके से सोच पाता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जो अगर उसके आंख के सामने नहीं है फिर भी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बच्चा अब इमेजिन कर पा रहा है कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। इस तरीके की चीजें, डिडक्टिव रीजनिंग शुरू हो गई है। बच्चा अब डिड्यूस कर सकता है कि a इज इक्वल्स टू बी दे रखा है, b इज इक्वल्स टू सी दे रखा है,
तो A इज इक्वल्स टू C आप रूपी ये रिलेशन बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करने लगता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग यहाँ शुरू हो जाती है। और एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हाईएस्ट लेवल है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कि बच्चा जो है वो कैसा सा है, उसका हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ गया है, वो अब बहुत अच्छे से सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, और वो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, अब इमेजिन भी कर पा रहा है। तो दिस इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। और बच्चे में एडल्ट ईगोसेंट्रिसिज्म भी आ रहा है, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है वो एडोलेसेंट्स बन रहे हैं, तो अब उनको लगेगा कि मैं हूँ, मेरे दोस्त है, मेरा लुक्स है, मेरे कपड़े हैं, ये सारी चीजें जो एडोलेसेंस में हमें देखने के लिए मिलती है, आई मी और माई सेल्फ, वो चीजें भी अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के 4 स्टेज इन्होंने बताए हैं हमें पियाजे ने। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल की अवस्था के लिए होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस यहाँ पे है, मोटर रिस्पॉन्स है, सेंसरी क्यूरियोसिटी आ रही है अबाउट द वर्ल्ड, बच्चा सेंस करके सीख रहा है, लैंग्वेज अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो बच्चे को अगर तुम कुछ बोलोगे, अरे नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, हंस करके अगर तुम बच्चे को ये चीज बोलोगे ना कि अरे तुम वहां मत जाओ मत जाओ, बच्चा को समझ नहीं आएगा कि क्या बोलोगे, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को वो देखेगा, पढ़ेगा कि अगर तुम डर गए हो तो बच्चा भी डर के रोने लगेगा। ठीक है, तो वो वाला स्टेज है ये प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल की अवस्था है, जहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग तुम्हें लगेगा कि मैम ने तो बताया ही नहीं। तो सिंबॉलिक थिंकिंग इज बेसिकली कि बच्चा अब इमेजिन कर पा रहा है, ये इस बारे में बात हो रही है, प्रॉपर सिंटेक्स ग्रामर ये सारी चीजें चल रही हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 साल का, जहां पे कि बच्चा अब कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहा है, स्पेस क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीजों को समझ पा रहा है, इंडिपेंडेंटली अब चीजों को समझना देखना शुरू कर दिया है उसने। एंड देन वी हैव फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल और उसके बियॉन्ड, जहाँ पे थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल और काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग शुरू हो गई। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहने का मतलब कि हमने बता दिया जी कि ये काम ऐसे ही होता है, बट अब बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है कि जो तुमने फैक्ट बताया है वो सही भी है या नहीं। तो दिस इज व्हाट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ये था हमारा पियाजे। आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पीली हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप। वहां पे आपको ऐसे वीडियोस के लिंक और भी बहुत सारी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी जॉब और बाकी सारी चीजें हैं उसके लिंक आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites for B.Ed Entrance, CTET, KVS, NVS, CUET types of examination. God bless you.